नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल सिंपल वे स्टडी पर स्वागत है। दोस्तों, एक नए वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस वीडियो में हम 28 फरवरी 2024 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके इस वीडियो का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, धर्म गार्जियन का 5वां संस्करण किस स्थान पर आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन राजस्थान में किया गया है। भारतीय सेना और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स ने 5वें संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का शुभारंभ 25 फरवरी को किया है। यह अभ्यास 25 फरवरी से 9 मार्च 2024 तक राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया जा रहा है। इसमें भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व राजपूताना राइफल्स की एक बटालियन और जापानी दल का प्रतिनिधित्व 34वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिकों के द्वारा किया जा रहा है। एक्सरसाइज धर्म गार्जियन का चौथा संस्करण 2023 में 17 फरवरी से 2 मार्च तक जापान के शिमोगा प्रांत के कैंप इमाजू में आयोजित किया गया था। ठीक है, और इसका 5वां संस्करण राजस्थान में आयोजित हो रहा है। भारत और जापान के मध्य एक्सरसाइजों की बात करें तो इसमें धर्म गार्जियन थल सेना के बीच आयोजित किया जाता है और इसका 5वां संस्करण राजस्थान में हो रहा है। ठीक है, जिसके बारे में हमने डिटेल से देखा। सिन्योमेट्री तो ये दोनों देशों की वायुसेनाओं के बीच होता है और इसका जो लेटेस्ट संस्करण हुआ था वो 2023 में 13 फरवरी से 2 मार्च तक कोमात्सु जापान में हुआ था। जिमेक्स एक्सरसाइज तो ये दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच होता है और इसका 7वां संस्करण 5 से 10 जुलाई 2030 तक विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया था। और वीर गार्जियन ये वायुसेना का अभ्यास है दोनों देशों की और इसका पहला संस्करण 26 जनवरी 2023 को जापान में हुआ था। ठीक है, भारत जापान के बीच बहुपक्षीय अभ्यास में देखें तो मालाबार एक्सरसाइज है जो क्वेड देशों की एक्सरसाइज है। तो इसमें भारत और जापान देश भी भाग लेते हैं। इन दोनों के अलावा ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका भी इसमें भाग लेते हैं और इसका 27वां संस्करण ऑस्ट्रेलिया में 11 से 21 अगस्त 2023 के बीच आयोजित किया गया था। ला परूस एक्सरसाइज तो ये फ्रांसीसी नौसेना के द्वारा आयोजित अभ्यास है और ये द्विवार्षिक अभ्यास है और इसका जो तीसरा संस्करण है वो हिंद महासागर क्षेत्र में 13 से 14 मार्च 2023 को आयोजित किया गया था और इसमें ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान, अमेरिका, यूके और भारत की नौसेनाओं ने भाग लिया था। इसमें INS सह्याद्री और INS ज्योति ने भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किया था। फरवरी 2024 में किसने दुनिया की सबसे बड़ी सहकारी अनाज भंडारण योजना के पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है इसका उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 24 फरवरी 2024 को दुनिया की सबसे बड़ी सहकारी अनाज भंडारण योजना के पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। यह योजना सहकार से समृद्धि कार्यक्रम के तहत लॉन्च की गई है। ये कार्यक्रम दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया गया। इस परियोजना का उद्देश्य प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, जिसे पैक्स कहा जा रहा है शॉर्ट में, तो पैक्स को नाबार्ड के साथ जोड़ करके इसका संचालन करेगी। ठीक है, सहकार से समृद्धि कार्यक्रम के तहत देश भर में अनाज स्टोर बनाए गए हैं। इसे 11 राज्यों के 11 प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी यानी पैक्स में संचालित किया जा रहा है। 700 लाख मीट्रिक टन की दुनिया की सबसे बड़ी भंडारण योजना अगले 5 वर्ष में 1.25 लाख करोड़ रुपए की लागत से पूरी की जाएगी। केंद्र सरकार ने इस महत्वपूर्ण परियोजना के लिए 2500 करोड़ रुपए का बजट को इस बार मंजूरी दी है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि 24 फरवरी से 1800 से ज़्यादा पैक्स का पूर्ण कंप्यूटराइजेशन हो जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा उद्घाटन करने के साथ ही हर ट्रांजैक्शन कंप्यूटर से शुरू हो जाएगा। पैक्स अब से कई नए क्षेत्रों में भी कार्य कर सकेंगे। फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष में गगनयान मिशन के लिए कितने भारतीय पायलटों के नामों की घोषणा की है? तो ये 4 पायलटों के नाम की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की अपनी यात्रा के दौरान 27 फरवरी 2024 को अंतरिक्ष में गगनयान मिशन के लिए 4 भारतीय पायलटों के नाम की घोषणा की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का लक्ष्य गगनयान मिशन को 2024-25 में लॉन्च करना है। ठीक है, तो 2024 में इसके जो शुरुआती प्रोजेक्ट हैं, जो अभ्यास प्रोजेक्ट हैं, वो चल रहे हैं और 2025 में इसको फाइनली लॉन्च किया जाएगा। गगनयान मिशन इसरो द्वारा विकसित भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन है। इसके लिए चुने गए 4 भारतीय पायलटों के नाम इस प्रकार हैं। तो पहले हैं ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर, दूसरे हैं ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन और तीसरे हैं ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और चौथे हैं बिग कमांडर शुभ्रांशु शुक्ला। तो इन चारों को ही जो है भेजा जाएगा अंतरिक्ष में।
गगनयान मिशन के लिए एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग रूस में हुई है। इसमें अंतरिक्ष यात्रियों को शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की कठिन ट्रेनिंग दी गई है। इस मिशन के लिए 4 चालक दल सदस्यों को 400 किलोमीटर की कक्षा में 3 दिनों के मिशन पर ये जाएंगे। इसी अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि 2035 में अंतरिक्ष में भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन होगा। पीएम मोदी ने लगभग 1800 करोड़ रुपए की 3 महत्वपूर्ण अंतरिक्ष बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी इस अवसर पर उद्घाटन किया। विश्व एनजीओ दिवस मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 27 फरवरी को। प्रतिवर्ष 27 फरवरी को विश्व भर में एनजीओ दिवस मनाया जाता है। विश्व में गैर सरकारी संगठनों यानी एनजीओ के अमूल्य योगदान को पहचानने और सराहना करने के लिए इस दिवस को मनाने की शुरुआत की गई। विश्व एनजीओ दिवस को मनाने की पहली पहल 2010 में बाल्टिक सी एनजीओ फोरम की ओर से प्रस्तावित की गई थी। 2014 में संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ ने इसको समर्थन दिया, इससे इसको वैश्विक मान्यता मिली। 2024 की थीम क्या रही है? तो एक सतत भविष्य का निर्माण, सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एनजीओ की भूमिका इसकी थीम रही है। एनजीओ की बात करें तो एनजीओ एक गैर सरकारी संगठन होता है। यह ऐसा संगठन होता है जो गरीब, बेसहारा, जरूरतमंद लोगों की मदद करता है। एनजीओ एक गैर लाभकारी संगठन होता है। एनजीओ पर्यावरण, सामाजिक और मानवाधिक कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। एनजीओ बड़े पैमाने पर स्थानीय स्तर पर सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन को बढ़ावा देने का काम करते हैं। फरवरी 2024 के अंत में भारत टैक्स 2024 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 26 फरवरी 2024 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत टैक्स 2024 का उद्घाटन किया है और इसका आयोजन 26 से 29 फरवरी 2024 तक किया जा रहा है। यह कार्यक्रम देश में आयोजित होने वाले अब तक के सबसे बड़े वैश्विक टेक्सटाइल कार्यक्रमों में से एक है। यह कार्यक्रम भारत के 2 सबसे बड़े प्रदर्शनी केंद्रों भारत मंडपम और यशोभूमि में आयोजित किया जा रहा है। इस समारोह में लगभग 100 देशों के 3000 से अधिक प्रदर्शकों और व्यापारियों तथा लगभग 40,000 आगंतुकों ने इसमें भाग लिया है। तो प्रधानमंत्री के 5S विजन यानी फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन और फॉरेन पर फोकस किया गया है। यह संपूर्ण कपड़ा मूल्य श्रृंखला को कवर करता है। यह कपड़ा क्षेत्र में भारत की शक्ति को प्रदर्शित करेगा और वैश्विक कपड़ा महाशक्ति के रूप में भारत की स्थिति को स्पष्ट करेगा। भारतीय कपड़ा बाजार का मूल्य 2014 में 7 लाख करोड़ रुपए के मुकाबले अब 12 लाख करोड़ रुपए को पार कर गया है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर विभिन्न राज्यों में 7 पीएम मित्र पार्क बनाने की सरकार की व्यापक योजनाओं पर भी प्रकाश डाला। फरवरी 2024 में एक दिवसीय पर्पल फेस्ट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली के अमृत उद्यान में 26 फरवरी 2024 को दिव्यांगजनों के लिए एक दिवसीय पर्पल फेस्ट का आयोजन किया गया है। इसका आयोजन भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किया गया है। इस पर्पल फेस्ट में 14,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। इस पर्पल फेस्ट का उद्देश्य विभिन्न तरह की दिव्यांगता और लोगों के जीवन पर इनके प्रतिकूल प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इसके साथ ही समाज के भीतर दिव्यांगजनों के बारे में समझ, स्वीकृति और समावेशन को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। दिव्यांगता की बात करें तो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार दिव्यांगजन वह व्यक्ति है जो दीर्घकालिक अपंगता या अक्षमता के कारण उसकी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदी क्षमताओं को प्रभावित करती है। यह अक्षमता उन्हें समाज में पूर्ण और प्रभावी ढंग से भागीदारी कर सकने में अवरुद्ध करती है। दिव्यांगता की 4 मुख्य श्रेणियां हैं, ठीक है। तो पहली कौन सी है? तो व्यावहारिक या भावनात्मक, दूसरी है संवेदी अक्षमता विकार, और तीसरी है भौतिक या शारीरिक, और चौथी है विकार संबंधी या डेवलपमेंट, जिसका सही से डेवलपमेंट नहीं होता। वैश्विक स्तर पर 1.3 बिलियन लोग किसी न किसी रूप में दिव्यांगता के साथ जीने को मजबूर हैं। इनमें से लगभग 80% लोग विकासशील देशों में रहते हैं, जबकि उनमें से 70% लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। भारत में दिव्यांगजनों की वर्तमान स्थिति की बात करें तो विश्व बैंक के आंकड़े के अनुसार भारत में 5 से 8% आबादी दिव्यांगता की शिकार है। NSSO का अनुमान है कि भारत में 2.2% आबादी दिव्यांग है, जबकि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वेक्षण जो 2019 से 21 के लिए था के अनुसार भारत में 4.52% आबादी दिव्यांग है। हाल ही में जारी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट से किसे हटा दिया गया है? तो अब इसमें से UAE को बाहर कर दिया गया है। पेरिस स्थित FATF ने 23 फरवरी को जारी नवीनतम ग्रे लिस्ट में शामिल होने के 2 साल से भी कम समय के बाद संयुक्त अरब अमीरात को इस सूची से बाहर कर दिया है।
इसके साथ ही बारबाडोस, जिब्राल्टर और युगांडा को भी ग्रे सूची से बाहर कर दिया है। FATF ने UAE के मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी और आतंकवाद विरोधी वित्तपोषण उपायों को मजबूत करने की सराहना की है। मार्च 2022 में बढ़ी हुई निगरानी सूची में UAE को शामिल किया गया था। FATF की सूची में शामिल देशों में निवेशक निवेश करने और कर्जदाता कर्ज देने से कतराते हैं, जिससे आयात, उत्पादन आदि प्रभावित होता है। साथ ही वैश्विक बैंक भी इन देशों में कारोबार करने से बचते हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बात करें तो इसकी स्थापना 1989 में G7 देशों की पेरिस में आयोजित बैठक में की गई थी और इसका सचिवालय पेरिस में OECD मुख्यालय में स्थित है। वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण की ये निगरानी करता है। FATF का निर्णय लेने वाले निकाय को FATF प्लेनरी कहा जाता है, जो प्रतिवर्ष 3 बार सत्र आयोजित करता है, फरवरी में, जून में और अक्टूबर में। तो हाल ही में जो फरवरी की इसकी बैठक या सत्र आयोजित किया गया है और इसी सत्र में UAE को इसकी ग्रे लिस्ट से बाहर किया गया है। FATF में वर्तमान में 39 सदस्यों में से 37 देश और 2 क्षेत्रीय संगठन इसके सदस्य हैं। भारत 2006 में इसका पर्यवेक्षक की सूची में शामिल हुआ था, जबकि 2010 से FATF का भारत पूर्ण सदस्य है। FATF की 2 लिस्ट होती हैं, एक होती है ग्रे लिस्ट और दूसरी होती है ब्लैक लिस्ट। ठीक है, तो ग्रे लिस्ट में देशों को शामिल किया जाता है जो देश टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का समर्थन करने के लिए सुरक्षित स्थल माने जाते हैं। ठीक है, और जब ये ग्रे लिस्ट में शामिल किया जाता है किसी देश को, तो उसको चेतावनी के रूप में देखा जाता है कि वो इसमें सुधार करे, नहीं तो उसको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। ठीक है, और ब्लैक लिस्ट क्या होती है, तो इसमें उन असहयोगी देशों या क्षेत्रों को शामिल किया जाता है जो आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों को समर्थन करते हैं और उनको कई बार चेतावनी देने के बावजूद भी इसमें सुधार नहीं कर रहे हैं, तो इनको ब्लैक लिस्ट में शामिल किया जाता है। वर्तमान में 3 देश ईरान, उत्तर कोरिया और म्यांमार ब्लैक लिस्ट में शामिल हैं। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है, तो इनका आयोजन उपरोक्त दोनों यानी लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों में ही हुआ है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का 4था संस्करण हाल ही में आयोजित किया गया है, तो इसको 2 जगह पर, इसका पहला भाग 2 से 6 फरवरी तक लद्दाख में आयोजित किया गया, जबकि दूसरा भाग 21 से 25 फरवरी तक गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया है। और इसका शुभंकर क्या था, तो CNAC यानी कि हिम तेंदुआ इसका शुभंकर था। इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने 2 फरवरी को NDS स्टेडियम लेह में इसका उद्घाटन किया था और इसका जो समापन है वो गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में हुआ है। और इसमें विजेता के रूप में इंडियन आर्मी ने पहला स्थान प्राप्त किया है, जो 10 स्वर्ण, 5 रजत और 6 कांस्य के साथ पहले स्थान पर रहा है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स के पदक विजेताओं की सूची की बात करें तो पहले स्थान पर इंडियन आर्मी रही है, दूसरे स्थान पर कर्नाटक रहा है, तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र रहा है, जो कि उत्तर प्रदेश को इस सूची में 7वां स्थान मिला है। उत्तर प्रदेश ने 2 स्वर्ण, 1 रजत के साथ कुल 3 पदक जीते हैं। अब हम अन्य महत्वपूर्ण खबरें देख लेते हैं। तो पहली खबर है, प्रधानमंत्री मोदी ने 25 फरवरी 2024 को राजकोट, गुजरात में 48,100 करोड़ से अधिक की स्वास्थ्य, सड़क, रेल, ऊर्जा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में कई विकास परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया है और कई की आधारशिला रखी है। मशहूर गजल गायक पंकज उधास का 26 फरवरी 2024 को 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनका जन्म 17 मई 1951 को गुजरात के जैतपुर में हुआ था। असम कैबिनेट ने 23 फरवरी 2024 को असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को समाप्त कर दिया है। ब्रिटिश काल के इस अधिनियम को निरस्त करने के लिए असम निरसन अध्यादेश 2024 को मंजूरी दी गई है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में मरियम नवाज ने 26 फरवरी 2024 को शपथ ली है। मरियम पाकिस्तान के किसी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला बन गई हैं, जबकि इससे पहले बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। कर्नाटक के सिरपुर से 64 वर्षीय वरिष्ठ कांग्रेस विधायक राजा वेंकटप्पा नायक का बेंगलुरु में निधन हो गया है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता उत्तर प्रदेश के संबल से संसद के सबसे वरिष्ठ सांसद शफीकुर रहमान वर्क का मुरादाबाद में निधन हो गया है। केंद्रीय IT मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को बढ़ाने, सॉवरेन AI विकसित करने के लिए नेविडा और भारत सरकार के बीच साझेदारी की घोषणा की है। तो जो नेविडा है वो AI के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कंपनी है। यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन यानी CERN के शोधकर्ताओं की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने पहली बार पोजिट्रोनियम की लेजर कूलिंग का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है।
एंटी हाइड्रोजन प्रयोग, ग्रेविटी इंटरफेरोमेट्री स्पेक्ट्रोस्कोपी सहयोग वाले 19 यूरोपीय और भारतीय अनुसंधान समूह, जिसमें भारत के प्रोफेसर रंगवाला शामिल थे, का प्रतिनिधित्व करने वाले भौतिकविदों ने 22 फरवरी 2024 को इस वैज्ञानिक उपलब्धि की घोषणा की है। भारतीय सौर ऊर्जा निगम ने छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में 40 मेगावाट की भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली को चालू किया है। रक्षा मंत्रालय ने 19वें एशियाई खेलों और चौथे एशियाई पैरा खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पदक विजेताओं को पुरस्कृत करने के लिए एक योजना शुरू की है, जिससे पेरिस ओलंपिक 2024 की योजनाओं के लिए मान्यता और प्रेरणा मिलेगी। इसमें जो 19वें एशियाई खेल और चौथे एशियाई पैरा खेल थे, तो उसमें पदक विजेताओं को, जिसमें स्वर्ण पदक विजेता को 25 लाख, रजत पदक विजेता को 15 लाख और कांस्य पदक विजेता को 10 लाख रुपए नगद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। केंद्र सरकार ने सरोगेसी नियम 2022 में संशोधन किया है, जिसके तहत विवाहित जोड़े के एक साथी के चिकित्सीय रूप से अनफिट होने पर उन्हें दाता के अंडे या शुक्राणु का उपयोग करने की अनुमति होगी। केंद्र सरकार ने मार्च 2023 में सरोगेसी कराने के इच्छुक जोड़ों के लिए दाता युग्मकों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया था। अब अल्जीरिया ने अफ्रीका की सबसे बड़ी मस्जिद और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद अल्जीयर्स की ग्रैंड मस्जिद का अनावरण किया है। अदानी समूह द्वारा निर्मित उत्तर प्रदेश के कानपुर में गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने किया है। महिलाओं में बढ़ रहे स्तन कैंसर की शीघ्र जांच के लिए हरियाणा सरकार ने सवेरा कार्यक्रम को लॉन्च किया है। पीएम मोदी ने रंगपो सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन का शिलान्यास किया है। यह सिबोक पश्चिम बंगाल से रंगपो सिक्किम तक चल रहे 45 किलोमीटर रेल लाइन निर्माण का प्रमुख घटक है। ठीक है। भौतिक शास्त्र वैज्ञानिक अदिति सेन डे को क्वांटम सूचना और संगणना के क्षेत्र में किए गए कार्य के लिए 2023 का घनश्याम दास बिड़ला पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। 1991 में शुरू किए गए यह पुरस्कार के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है। अमेरिकी वाणिज्यिक दूतावास और मराठा चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर द्वारा पहली यूएस भारत साइबर सुरक्षा पहल की शुरुआत की गई है। प्रतिष्ठित भारतीय अर्थशास्त्री गीता बत्रा को विश्व बैंक की वैश्विक पर्यावरण सुविधा के स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। बत्रा इस प्रतिष्ठित भूमिका को निभाने वाली विकासशील देश की पहली महिला बनी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के द्वारका में भारत के सबसे लंबे केबल आधारित पुल, जिसे नाम दिया गया है सुदर्शन पुल, का उद्घाटन किया है। यह पुल ओखा, जो मुख्य भूमि गुजरात पर है, और बेटा, जो द्वारका द्वीप पर स्थित है, के बीच 979 करोड़ रुपए की लागत से 2.3 किलोमीटर की लंबाई का केबल आधारित पुल है। दुबई के अर्थव्यवस्था और पर्यटन विभाग ने भारत से यात्रा बढ़ाने के लिए 5 वर्ष का मल्टी एंट्री वीजा लॉन्च किया है। 2023 में भारतीय आगंतुकों में 25% की वृद्धि के साथ यह आंकड़ा अब 2.46 मिलियन हो गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय को श्रेणी 1 का दर्जा दिया है। श्रेणी 1 का दर्जा अकादमिक स्वायत्तता वाले विश्वविद्यालय के रूप में इसकी मान्यता को दर्शाता है। इसके मिलने से विश्वविद्यालय को नियमित परीक्षण से छूट मिलती है और इसे अनुसंधान अनुदान के लिए पात्र बनाती है। पीएम मोदी ने हरियाणा के झज्जर में केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान और पुणे में राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान का उद्घाटन किया है। वियतनाम ने 2030 तक सालाना 1 से 5 लाख टन स्वच्छ हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लक्ष्य के साथ एक महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय हाइड्रोजन रणनीति को हरी झंडी दी है और इसे 2050 तक 10 से 20 मिलियन टन तक बढ़ाने का लक्ष्य है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने चंडीगढ़ में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के एक नए कार्यालय की स्थापना की घोषणा की है। इस पहल का उद्देश्य क्षेत्र में स्थानीय फिल्म निर्माताओं के लिए व्यावसायिक सुगमता को बढ़ावा देना है। तो दोस्तों, ये थे हमारे 28 फरवरी 2024 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। और आज का जो वीडियो है वो थोड़ा सा लेंथी है, क्योंकि कुछ खबरें हमारी पिछली छूट रही थी, उनको भी हमने कवर किया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एवं अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए। धन्यवाद।